हेलो फ्रेंड, आइए आज बीए थर्ड ईयर में एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश बीए थर्ड ईयर के लिए है। बीए थर्ड ईयर तुगलक वंश, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासन काल की बात की जाए तो पूरा जो है इसके शासन का टाइम जो है वो 1320 से लेके 1414 तक है। 1320 से 1414 ये पूरा इसके शासन का टाइम है तुगलक वंश का। याद रखिएगा, शासन का टाइम कभी भी पूछे पूरा टाइम जानते रहिएगा। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि अगर सबसे कम समय पूछे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश पूछे तो हो जाएगा खिलजी वंश। मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। और सर्वाधिक समय की बात की जाए तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश हो जाएगा तुगलक वंश। इसके शासन का टाइम आप निकालना चाहें तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1320 से लेके 1414 इसके बीच का जो टाइम है आप कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर ये एक और क्वेश्चन लगे हाथ बता दें आपको कि अगर कहे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक, अगर शासक की बात करेगा तो शासक हो जाएगा बहलोल लोदी। 3 क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगर शासक की बात करेगा कि शासक कौन जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया तो शासक हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय यानी 38 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष? तो 38 वर्ष। याद रखिएगा इसको कि बहलोल लोदी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 38 वर्ष। पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक की बात होगी तो शासक हो जाएगा बहलोल लोदी, जिसने कितने वर्ष तक शासन किया? 38 वर्ष तक। और सबसे कम समय तक शासन करने की बात आएगी वंश की तो हो जाएगा कौन? खिलजी वंश। और सर्वाधिक समय तक तब हो जाएगा तुगलक वंश। जानते रहिएगा। और इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का संस्थापक शासक होता है गाजी मलिक। कौन होता है? तो गाजी मलिक होता है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक शासक होता है। गाजी मलिक को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। एक क्वेश्चन यहाँ से और बड़ा अच्छा मिल जाता है, वो ये कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानती रहिएगा वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, प्रथम शासक अगर ये कहे कौन था तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से कि गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ क्या होता है? देखिए, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला
ये काफिर का मतलब क्या है? देखिए, जो भी शब्द आता है तो सबसे पहले हम उसका अर्थ क्या होगा उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो काफिर का अर्थ क्या होता है? काफिर का मतलब होता है गैर मुसलमान। गैर मुसलमान में आपका चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई वगैरह जितने भी होते हैं, ये गैर मुसलमान के अंतर्गत आते हैं, जो मुस्लिम ना हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। तो काफिरों का वध करने वाला। गाजी का अर्थ क्या होता है? अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। और गाजी की उपाधि धारण किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? ऐसा कौन सा प्रथम शासक है जिसने गाजी की उपाधि धारण की? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश का जो आखिरी शासक होता है जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन खुसरो। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को जो है, जिसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी, और उसको मारकर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है तुगलक वंश। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अनुभव इसको पहले से ही था सैनिक प्रशासन का। सैन्य प्रशासन का अनुभव था। कई बार इसने मंगोलों के खिलाफ युद्ध किया था, तो मंगोलों के खिलाफ युद्ध में इसने बड़ी वीरता दिखाई थी। तो इस प्रकार जो है इसको शासन में सैनिक अभियानों में कई अभियानों पर ये गया हुआ था, इसलिए अनुभव इसको बहुत पहले से था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, इसने खुसरो शाह को पराजित करने के बाद उसको मारकर एक नए वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसमें कई सारे शासक हुए। जैसे अभी क्या करते हैं कि पहले सभी शासकों के नाम एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ जानते रहिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जरा सा यहाँ ये देख लेते हैं कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने शासन किया। तो पहला इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है जिसका नाम होता है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जिसके शासन का टाइम है गयासुद्दीन तुगलक। इसके शासन का टाइम है 1320 से लेके 1325। और इसके बाद होता है अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? वो होता है बिन तुगलक। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम बिन तुगलक लिख दे रहे हैं या ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका टाइम कब से लेकर कब तक है? तो 1325 से लेके 1351 ये इसके शासन का टाइम है। और फिर उसके बाद आता है तीसरा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, इसके शासन का टाइम क्या है? तो इसके शासन का टाइम है 1351 से लेकर 1388। फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। और इसके शासन के टाइम की बात की जाए तो इसका शासन का टाइम जो है वो 1388 से 1389। 1388 से 1389 ये इसके शासन का टाइम है गयासुद्दीन तुगलक का। और इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है अबू बकर शाह। अबू बकर शाह, अबू बकर शाह ये निर्बल शासक होता है। इसके शासन के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती, बट ये है कि एक वर्ष के लिए ये भी है 1389 से 90। 1389 से 1390 ये इसके शासन का टाइम है। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अगला जो शासक होता है वो होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अगला शासक होता है जिसका जो टाइम होता है तो 1390 से लेके 1394। 90 से 94, 1390 से लेके 1394। फिर उसके बाद होता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह।
ये मात्र 4 महीने के लिए रहा है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394, मात्र 4 महीने के लिए, मात्र 4 माह, मात्र 4 माह के लिए बना है ये शासक। इसके बाद होते हैं नासिरुद्दीन महमूद, ये आखिरी शासक होता है इस वंश का, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद के समय में 1394 से लेकर 1394 से लेकर इसका टाइम है 1412। इसके बारे में कहावत है कि इसकी सत्ता दिल्ली से पालन तक ही स्थित रह जाती है। व्यंग्य में लोग इसके बारे में कहते थे। तो ये तो जितने भी सारे शासक हैं तुगलक वंश के, एक साथ लगे हाथ हमने सबके नाम लिख दिए और सबकी डेटिंग है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, इस वंश का प्रथम शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अब बात किया जाएगा। 60 स्क्रीन इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसकी उपाधि के बारे में हमने बताया। इसकी उपाधि अगर पूछी जाए, इसकी उपाधि कौन सी थी, तो गाजी की उपाधि। गयासुद्दीन तुगलक किसकी उपाधि धारण करता था, तो गाजी की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी, तो गाजी की उपाधि। गाजी की इसकी उपाधि। उपाधियों से क्वेश्चन आता है। अगर उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। और मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने गाजी उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। किसकी, गाजी उल मुल्क। गाजी उल मुल्क की उपाधि किसके कारण धारण की थी, तो मंगोलों को पराजित करने के कारण। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने गाजी उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ये जानते रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि गाजी उल मुल्क की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने कब धारण की थी, तो मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसने गाजी उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। और इसे नहर बनवाने वाला शासक भी कहा जाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नहरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो गयासुद्दीन तुगलक ही होता है, जिसने सल्तनत काल में पहली बार जो है नहर बनवाना प्रारंभ किया। नहरों का जन्मदाता। अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक नहर दिल्ली सल्तनत में किसने बनाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिफरेंस है ये इन दोनों क्वेश्चन में। अगर कहे कि सर्वाधिक नहर किसने बनाई, तो हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक। और नहरों का जन्मदाता जिसने पहली बार नहर बनवाया, अगर इसके बारे में पूछता है तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा, ठीक है। तो इसे नहरों का जन्मदाता कहा जाता है। और इसके बारे में इब्न बतूता ने भी इसका उल्लेख किया है, तो ये जानते रहिएगा। अगर पूछे कि नहरों का जन्मदाता या नहर बनवाने का प्रारंभ किसने किया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम गाजी बेग था। अगर पूछे कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम इसका था, वास्तविक नाम अगर पूछता है तो इसका वास्तविक नाम था गाजी बेग। गाजी बेग, ये जानते रहिएगा, इसका वास्तविक नाम गाजी बेग था। अगर पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी बेग। इसका वास्तविक नाम क्या था, गाजी बेग। सर्वसम्मति से चुना गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो
सर्वसम्मति से चुना गया। तो सर्वसम्मति से चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्वसम्मति से चुना गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक किसे माना जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसे सर्वप्रथम खोखर शासक गुलचंद्र ने छत्र भेंट किया था। खोखर शासक गुलचंद्र, ये जानते रहिएगा, नाम पूछ सकते हैं। खोखर एक जाति होती है, जाट होते हैं ये, खोखर मथुरा के आसपास में निवास करते हैं। तो खोखर शासक गुलचंद्र, याद रखिएगा कौन था, तो गुलचंद्र। गुलचंद्र ने इसे छत्र भेंट किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किसने इसे गयासुद्दीन तुगलक को छत्र भेंट किया था, तो ये जानते रहिएगा खोखर शासक होता है, जाट शासक होते हैं, और इसी ने इसे जो है छत्र भेंट किया था। इसमें अलाउद्दीन की कठोरता तथा उसके उत्तराधिकारियों की उदारता के लक्षण दिखाई देते थे। अगर ये पूछा जाए कि किस शासक में, सल्तनत कालीन किस शासक में अलाउद्दीन खिलजी की कठोरता और उसके उत्तराधिकारियों की उदारता के लक्षण दिखाई दे, तो ऐसा शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। इसमें दोनों गुण दिखाई देते थे। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 1000 पंडितों का सीलो वस्त्र अपने राज मुकुट में धारण करता था। अगर ऐसा पूछा जाता है कि किसके बारे में ये कहा कथन है कि वो शासक अपने राज मुकुट में 1000, जानते रहिएगा कितना, 1000 पंडितों का सीलो वस्त्र अपने राज मुकुट में धारण करता था। मतलब ये इतना ज़्यादा बुद्धिमान शासक था। किसके बारे में ये कहा गया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है। इसने प्रचलित कानूनों का संग्रह कराया। अगर पूछा जाए किसने प्रचलित कानूनों का संग्रह कराया, तो ये अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रचलित कानूनों का संग्रह कराया। बरनी इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। बरनी ने कहा इसकी न्याय व्यवस्था सबसे उत्तम थी। इसकी न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक भेड़िया भी भेड़ की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था, और इसके समय में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। इसकी न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी। जैसे वहाँ पर कहा जाता है, शेरशाह सूरी के बारे में भी एक कहावत है कि शेरशाह सूरी की भी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक महिला जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब बिल्कुल बुजुर्ग महिला है, और वो अपने सर पर एक रत्नों से भरा हुआ टोकरी, जिसमें बहुत सारे गहने हैं, सोने चांदी के गहने वगैरह भरे हुए हैं, अपने सर पे टोकरी रख के बिना किसी डर भय के चली जाती हैं। तो ये उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। तो सेम ऐसे ही इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक की न्याय व्यवस्था के बारे में, कि इसकी न्याय व्यवस्था भी इतनी अच्छी थी कि भेड़ और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। जो चूंकि दोनों में बहुत ज़्यादा बैर होता है ना, लेकिन फिर भी देखिए ऐसी व्यवस्था है कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तो इसके बारे में किसने कमेंट किया है, तो ये जानते रहिएगा, बरनी ने इसके बारे में कमेंट किया कि एक भेड़िया भेड़ की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकता। और इसने हिंदुओं के प्रति कठोरता की नीति का पालन किया, और इसने हिंदुओं के बारे में कहा कि हिंदू इतने अधिक धनवान न बन जाए कि विद्रोह करें, और इतने अधिक निर्धन न हो जाए कि वो अपने व्यापार वगैरह को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो हिंदुओं के खिलाफ इसने कैसी नीति का पालन किया, अगर पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, हिंदुओं के खिलाफ इसने कैसी नीति का पालन किया, कठोरता की नीति का पालन किया। ठीक है, लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, कठोरता की नीति का पालन किया।
कठोरता की नीति का पालन किया। अगर ये पूछा जाए कि हिंदुओं के खिलाफ इसने कैसी नीति अपनाई, तो हिंदुओं के खिलाफ इसने कठोरता की नीति अपनाई थी। क्लियर हो गया। और बरनी इसके बारे में कहता है कि इसने दाग पद्धति तथा चेहरा हुलिया प्रथा को लागू किया था। दाग पद्धति जो अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही थी। दाग मतलब ऐसा हो कि युद्ध के समय में जो सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, वो अपने घोड़े बदल दिया करते थे। तो ये ऐसी दिक्कत ना आए, इसके लिए इसने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग पद्धति अपनाई थी, घोड़ों को दागने की पद्धति, ठीक है, घोड़ों के दागने की जो पद्धति अपनाई थी उसको इसने भी लागू किया। और सैनिकों का हुलिया, हुलिया मतलब होता है वस्त्र, उनके एक ड्रेस कोड लागू करना। तो सैनिकों का हुलिया और दाग पद्धति को इसने जारी रखा। अगर पूछा जाए कि तुगलक वंश का कौन सा शासक होता है जिसने इस पद्धति को जारी रखा था, तो गयासुद्दीन तुगलक, इसने दाग पद्धति और चेहरा हुलिया सैनिकों का इसको जारी रखता है। और एक सैनिक रजिस्टर भी इसने बनवाया था और नियमित रूप से उस सैनिक रजिस्टर का ये जांच करता था। अगर पूछा जाए तो इसके बारे में ये आप बता सकते हो कि ये सैनिक रजिस्टर का नियमित रूप से क्या करता था, जांच करता था सैनिक रजिस्टर का। ठीक है, जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है इसके बारे में। और इसने दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक होता है जिसने सैनिकों की वेतन में की जाने वाली कटौती को इसने रोक दिया था। ठीक है, ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो किसने। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इक्तादारों के वेतन में की जाने वाली कटौती को किसने रोक दिया था, तो आप बता सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादारों के वेतन में की जाने वाली कटौती को रोक दिया था। ठीक है, ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का जो है वो विस्तृत उल्लेख हमको इब्न बतूता की रेहला में मिलता है। किस में मिलता है, तो इब्न बतूता एक इतिहासकार होता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम होता है रेहला। क्या नाम होता है, तो रेहला। इब्न बतूता ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रेहला, और रेहला में सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का, किसका, तो सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख कहाँ हुआ है, तो इब्न बतूता की रेहला में ही सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है। और आर्थिक सुधारों के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के आर्थिक सुधारों के बारे में ये कहा जाता है, यह प्रथम शासक था जिसने कृषि के विकास के लिए समुचित दृष्टिकोण अपनाया। ये प्रथम ऐसा शासक होता है कि कृषि के विकास के लिए समुचित दृष्टिकोण अपनाया। इसका विश्वास था कि राज्य की समृद्धि कृषकों की भलाई पर ही डिपेंड है। राज्य की, तभी हमारा राज्य सुरक्षित और समृद्धशाली रहेगा जब हम कृषकों पर बराबर ध्यान देंगे। तो किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए कृषकों पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था उस समय, वो क्या होता था, कृषि कर होता था। तो जब चाहे वो सल्तनतकालीन इतिहास उठाकर हम देखें, चाहे इससे पहले का इतिहास उठाकर देखें, तो आय का सबसे बड़ा जो साधन होता था वो कौन सा होता था, तो वो कृषि कर होता था। तो इसीलिए किसी भी राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि कर होने के कारण उस पर विशेष ध्यान देना शासक का नैतिक कर्तव्य होता था। तो ये प्रथम शासक होता था दिल्ली सल्तनत का जिसने इस पर विशेष ध्यान दिया। सिंचाई के लिए भी इसने नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, इससे पहले ही हमने आपको बताया कि नहरों का जन्मदाता इसे माना जाता है। तो प्रथम शासक होता है जिसने सिंचाई के लिए नहरों का समुचित व्यवस्था करी इसने। ठीक है, और इसके बारे में ये प्रति विश्वा उपज के स्थान पर इसने गल्ला बटाई को अपनाया। ठीक है, और लगान वसूली के लिए इसने ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया।
तथा अतिरिक्त आमदनी जो होती थी उसे क्या कहते थे? ये एक बार क्वेश्चन आया है, ये जानते रहिएगा। अगर पूछ ले कि अतिरिक्त आमदनी जो होती है उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे फवाजिल। क्या कहते थे? फवाजिल। फवाजिल का अर्थ क्या होता है? तो अतिरिक्त आमदनी। जो अतिरिक्त आमदनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो अतिरिक्त आमदनी को क्या कहते थे कि फवाजिल। अतिरिक्त आमदनी को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो अतिरिक्त आमदनी को फवाजिल कहते हैं। और इसने 1/10 से 1/11 से अधिक राजस्व में वृद्धि नहीं की। 1/10 से लेकर 1/11 से अधिक राजस्व में वृद्धि नहीं करता ये जानते रहिएगा। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इसने ऐसा नियम ही बनाया था कि एक वर्ष में जो है 1/10 से 1/11 इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में देख लें। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा सा देखें। ठीक है, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। बात अगर साम्राज्य विस्तार की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होता है जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। तो ये अधिकार किया ही नहीं बल्कि उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक होता है जिसने दक्षिण भारत पर विजय की, और लेकिन वो दक्षिण भारत को जीतता है। जीतने के बाद दिल्ली साम्राज्य में उसको मिलाता नहीं है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ऐसा प्रथम शासक होता है जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता ही नहीं बल्कि उसे अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। इस तरीके से इसका उत्तर भारत से लेते हुए दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी अधिकार हो जाता है। तो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य सल्तनत कालीन में किसका था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने 1321-22 में 1321-22 में इसने जो है दक्षिण भारत के वारंगल विजय के लिए, वारंगल कहाँ पर ये जानते रहिएगा, वारंगल के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए, वारंगल का शासक कौन था? तो प्रतापरुद्र थे, ये जानते रहिएगा। ये वारंगल का शासक होता है। इसके खिलाफ इसने जो है जौना खां को भेजा था। जौना खां मतलब जौना खां का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इसने वारंगल विजय के लिए भेजा। लेकिन जब ये इसने मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल विजय के लिए भेजा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जानबूझकर, उसको ये पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है, तो इसके कारण जो है वो सेना सहित वापस आ जाता है। तो जब ये सेना सहित वापस आ जाता है तो बर्नी ने इसके बारे में एक कमेंट किया। बर्नी ने कहा कि ये जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाता है। ठीक है, तो जब इसको ये एहसास होता है कि नहीं सुल्तान की मृत्यु अभी हुई नहीं है, तो बाद में इसको पुनः जो है दक्षिण भारत वापस भेजा जाता है 1323 में। 1323 में इसे पुनः जो है वापस भेजा जाता है। और पुनः जब ये 1323 में वापस जाता है तो वापस जाने के बाद इसने वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो ये जानते रहिएगा दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को जीतकर किसने सबसे पहले मिलाया है? तो ये जानते रहिएगा वो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये होता है प्रथम शासक। अब इसके बाद अगला इसने पूना बंगाल के क्षेत्रों को भी जीता और बंगाल की विजय की। ठीक है, बंगाल की विजय करने वाला ये शासक होता है। बंगाल की विजय के समय के बारे में ये कहा जाता है बंगाल की विजय की। उड़ीसा जाजनगर के क्षेत्रों को जीता। उड़ीसा जाजनगर जानते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, जाजनगर। ठीक है, जाजनगर। और गुजरात को भी जीता है। गुजरात के क्षेत्रों को जीता। ठीक है, गुजरात के क्षेत्रों को भी जीतता है, ये जानते रहिएगा। और मिथिला बिहार
बिहार। मिथिला बिहार के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करता है और ये इन क्षेत्रों को भी जीत लेता है। ये प्रथम ऐसा अब तक जो है हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था वो बिहार के आसपास वाले एरिया में इधर जो है अभी तक किसी ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। ये ऐसा गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का जिसने मिथिला बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार किया, और अधिकार ही नहीं किया, इन क्षेत्रों को जो है इस अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो अब दिल्ली सल्तनत की जो साम्राज्य सीमा है वो बिहार तक चली जाती है, पूर्व में बिहार के क्षेत्रों तक भी चली जाती है। तो ये जानते रहिएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण सारे इन क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है, और पश्चिम की बात की जाए तो गुजरात के क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार होता है। तो एक विस्तृत साम्राज्य इसका स्थापित हो जाता है, ठीक है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसने बंगाल पर अभियान किया था तो बंगाल के क्षेत्रों को जीतने के बाद उसी समय जो है इसने एक संत होते हैं, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है, नाम नोट कर लीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया एक संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो जब ये बंगाल के क्षेत्रों को जीतता है तो उसी समय जो है निजामुद्दीन औलिया के बारे में इसको ये आभास होता है कि निजामुद्दीन औलिया जो कि इसका विरोधी था, तो इसके बारे में ये आभास हुआ कि जो है हो सकता है कि निजामुद्दीन औलिया जो ये हमारे पुत्र को भड़का के शासन सत्ता पे अधिकार कर सकता है। तो इसलिए निजामुद्दीन औलिया के लिए इसने जो है बंगाल से ही एक संदेश भिजवाया। इसने कहा कि अगर मैं जब दिल्ली आऊँगा तो दिल्ली आपके लिए छोटी पड़ जाएगी, तो इससे पहले अपना जो है व्यवस्था कर लीजिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने यहाँ से एक कमेंट पास किया। इसने कहा कि हनुज दिल्ली दूर अस्ति। ये पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा है। और किसने कहा है, तो निजामुद्दीन औलिया। ये कमेंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, हनुज दिल्ली दूर अस्ति। ये किसके लिए कहा गया है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया। और किसने कहा है, तो निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि इसने जब निजामुद्दीन औलिया को कहा कि अगर आप दिल्ली आओगे तो मैं जब दिल्ली आऊँगा तो दिल्ली आपके लिए छोटी पड़ जाएगी, तो उसके लिए ये कहता है कि पहले आप दिल्ली तो आइए, हनुज दिल्ली दूर अस्ति। इसका मतलब हुआ कि पहले आप दिल्ली तो आइए, दिल्ली तो आपके लिए अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो इस तरीके का इस कमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो इस कमेंट को आप नोट कर लीजिएगा और जानते रहिएगा, जब भी इसके कमेंट के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और जब ये बंगाल के क्षेत्रों को जीतने के बाद जब वापस आता है तो इसके सम्मान के लिए एक लकड़ी का महल तैयार कराया गया जूना खां द्वारा। अहमद अयाज ने इस लकड़ी के महल को बनवाया था। अगर पूछा जाए किसने बनवाया था, तो अहमद अयाज ने इस लकड़ी के महल को बनाया था। कभी पूछे, थोड़ा सा अंदर जाए तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसने इस लकड़ी के महल को तैयार किया था, तो अहमद अयाज ने इस लकड़ी के महल को तैयार किया था इसके सम्मान के लिए। और जब ये लकड़ी का महल ऐसा बनाया गया था कि इसमें जरा सा भी अगर थोड़ा बहुत ठोकर लगता तो ये गिर सकता था। तो हाथियों के प्रदर्शन के दौरान, हाथियों का प्रदर्शन चल रहा था, तो हाथियों के प्रदर्शन के दौरान हाथियों का जब जो पैर होता है वो लकड़ी के महल से टच करता है, तो जब लकड़ी के महल से टच करता है उसके कारण वो पूरा महल एक साथ गिर जाता है। और उसी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और उसका एक पुत्र, दोनों की जो है उसी लकड़ी के महल से दब जाने के कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण हुई थी। और वो महल किसने बनवाया था, तो अहमद अयाज नामक व्यक्ति होता है जिसने उस महल को बनवाया। और किसने उसको बनाने के लिए नियुक्त किया था, तो जोना खां। और इसके बारे में बरनी ने कहा था कि ये हो ना हो कि ये एक चाल थी
जोना खा या मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने सुल्तान को वो समाप्त करना चाहता था। इसके लिए और कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि ये निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने के कारण ही ऐसा किया गया था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कमेंट पास किया था कि हानुज दिल्ली दूर से, कि अभी आप पहले दिल्ली तो आइए, दिल्ली आपके लिए बहुत दूर है। तो हो न हो निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने के कारण भी इस तरीके की घटना हुई थी। तो इसको भी जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। इसके समय में ये कहा जाता है इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना की थी। दिल्ली के पास किसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना दिल्ली में इसने की थी। पूछा जाएगा, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सकते हैं हम, तुगलकाबाद की स्थापना इसने दिल्ली में की थी और इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और ये जो तुगलकाबाद का किला है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? ढलवा दीवारें हैं, जिसको ढलवा दीवारों को एक और शब्द के नाम से जाना जाता है, ढलवा दीवारें। ढलवा दीवारों को क्या कहा जाता है अगर ये पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा आप। जो ढलवा दीवारें होती थी, ठीक है, ढलवा दीवारें, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ढलवा दीवारों को निप्रवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निप्रवण। निप्रवण का मतलब होता है ढलवा दीवारें। ये तुगलक कला की एक विशेषता है। ढलवा दीवारें ये तुगलक कला की एक विशेषता हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि तुगलक कला की एक विशेषता कौन सी दीवारें थी? तो ढलवा दीवारें, ये जिनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो निप्रवण। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और तुगलकाबाद में ही इसने कृत्रिम झील के पास इसने अपना मकबरा बनाया था। ये इसकी विशेषता इसका पंचभुजी होना है। तुगलकाबाद के पास ही, कृत्रिम झील के पास। ठीक है, जानते रहिएगा, अगर पूछे तो जानते रहिएगा। कृत्रिम झील के पास इसने अपना मकबरा बनवाया था। इसकी विशेषता अगर पूछे, इसकी विशेषता क्या है? तो इसका पंचभुजी होना। पंचभुजी होना इसकी विशेषता है। विशेषता की बात करेगा तो ये जानते रहिएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका मकबरा कहाँ बनाया गया है, तो तुगलकाबाद में, कृत्रिम झील के पास। कैसा बनाया गया है? तो पंचभुजी। ठीक है, तो ये जानते रहेगा। या ऐसे पूछे कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किस प्रकार से बनाया गया है? चतुर्भुजी, पंचभुजी, 4 ऑप्शन जो भी दे दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचभुजी। ठीक है, ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो इसके बारे में। अब आइए, अब चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। जब भी अगर गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन बने तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक होता है। और इसके शासन टाइम की बात की जाए तो हमने पहले ही पूरा एक साथ सिस्टम से लिख दिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसके शासन का टाइम जो होता है वो 1325 से लेके 1351। ठीक है, ये पूरा। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? जौना खां। आपसे पूछा जा सकता है कि जौना खां किसका नाम था? तो जौना खां इसी का नाम होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम होता है, क्या होता है? तो जौना खां। इसका मूल नाम अगर पूछे तो मलिक फखरुद्दीन जौना खां पूरा नाम है इसका। क्या है? मलिक फखरुद्दीन फखरुद्दीन जौना खां इसका मूल नाम था। ठीक है, ये जानते रहिएगा, मूल नाम
अगर पूछे कि मूल नाम इसका क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खां, इसका मूल नाम था। ठीक है। इसकी उपाधि थी उलूग खां। उपाधि क्या थी, अगर पूछा जाए उपाधि से भी एक क्वेश्चन आता है। उपाधि इसकी थी उलूग खां, उलूग खां। द्वितीय याजिद भी इसको इसामी ने कहा है, द्वितीय याजिद। अगर पूछे द्वितीय याजिद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही द्वितीय याजिद भी कहा जाता है। और किसने कहा है, अगर ये पूछता है तो इसामी, एक इतिहासकार है इसामी, इसी ने जो है, इसामी ने ही इसके बारे में कहा है द्वितीय याजिद। ठीक है। जबकि बरनी से खूनी रक्त पिपासु भी कहता है। क्या कहता है, खूनी एवं रक्त पिपासु। एल्फिस्टन इसके बारे में कहता है, एल्फिस्टन। अगर इसके बारे में कहा जाए कि एल्फिस्टन ने इसे क्या कहा है, तो एल्फिस्टन ने कहा कि इसमें पागलपन का अंश विद्यमान था। ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था। किसने कहा है, तो एल्फिस्टन ने कहा है। ठीक है। एल्फिस्टन ने कहा कि इसमें पागलपन का अंश विद्यमान था। और जबकि बरनी कहता है कि इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ठीक है। बरनी के बारे में कहे तो बरनी विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है। ठीक है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। राजमुंदरी लेख में इसे दुनिया का खान विश्व का सुल्तान कहा गया है। कहाँ कहा गया, तो राजमुंदरी लेख में। राजमुंदरी लेख में इसे दुनिया का खान, दुनिया का खान विश्व का सुल्तान। कहाँ कहा गया है, तो राजमुंदरी लेख में इसे दुनिया का खान विश्व का सुल्तान कहा गया है। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पागलपन का अंश किसने कहा, एल्फिस्टन ने कहा। दुनिया का खान विश्व का सुल्तान किसने कहा, राजमुंदरी लेख में कहा गया। और किसने कहा कि विरोधी तत्वों का मिश्रण इसमें विद्यमान था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो ये हो जाएगा बरनी ने कहा है विरोधी। और खूनी रक्त पिपासु के नाम से किसे कहा जाता है, तो ये जानते रहिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा जाता है कि खूनी रक्त पिपासु शासक था। ठीक है। और ये जो कमेंट आता है खूनी रक्त पिपासु, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसने राजधानी परिवर्तन किया था तो जो इसामी है इसे अपने दादा के साथ जाना पड़ता है और रास्ते में इसके दादा की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जो है इसने इसे खूनी रक्त पिपासु कहा है। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा अगर पूछे। इसकी ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने अपने राजत्व सिद्धांत के बारे में सिक्कों से बताया। इसके सिक्कों से इसके राजत्व सिद्धांत के बारे में पता चलता है। ये जानते रहिएगा किसके राजत्व सिद्धांत के बारे में उसके सिक्कों से पता चलता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत उसके सिक्कों से पता चलता है। ठीक है। आइए इसकी कुछ योजनाएं हैं, अब इसकी योजनाएं देखते हैं कौन कौन सी और कैसी योजनाएं थी। तो इसकी 4 योजनाएं हैं जो बड़ी विवादित योजनाएं रही हैं। 4 योजनाएं में पहली योजना इसकी क्या होती है, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि 1325 में करता है, डेट लिख दे रहे हैं। दोआब में कर वृद्धि करता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने दोआब में कर वृद्धि की। देखिए दोआब का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाता है तो दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं,
तो दोआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस क्षेत्र में 50% की वृद्धि की थी। कितनी? तो 50%। 1/2 कर यहाँ से लिया था। अब 1/2 को निकालना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 50%। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं इसे। तो दोआब में कर वृद्धि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कितना किया था? 50%। तो इसने भी दोआब में कर वृद्धि की। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही इसने दोआब में कर वृद्धि की उसी समय जो है यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने के कारण इसकी ये योजना क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। लेकिन फिर भी सख्ती और कड़ाई के साथ जो है यहाँ पे लगान वसूला गया, और जो सख्ती और कड़ाई के साथ जब यहाँ पे लगान वसूला गया, और इसी के कारण जो है सुल्तान की जो लोकप्रियता होती है वो धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त होने लगी। जनता में इसके प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। तो जब इस बात की खबर इसे होती है मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इसने कई तरीके की योजना चलाई। इसने जो है यहाँ पे बीज पानी वगैरह इन की व्यवस्था करी। ठीक है, और किसानों की ऋण के लिए इसने अमीर-ए-कोही नामक एक विभाग बनाया। ठीक है, अमीर-ए-कोही जानती रहिएगा, पूछा जा सकता है। अमीर-ए-कोही किसके लिए बनाया गया था? तो अमीर-ए-कोही कृषि विभाग के लिए बनाया गया था। कृषि विभाग, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और इसने शस्य चक्रण पद्धति लागू की। शस्य चक्रण पद्धति क्या होती है इसको भी जान लीजिएगा। ठीक है, अमीर-ए-कोही विभाग कृषि विभाग के लिए बनवाया था। ये बहुत सारा ऋण भी इसने किसानों को दे दिया, लेकिन उसका सही लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, ये जानते रहिएगा। और शस्य चक्रण किसने अपनाई? तो शस्य चक्रण, शस्य चक्रण पद्धति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शस्य चक्रण पद्धति किसने लागू की थी, तो शस्य चक्रण पद्धति मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी। अब ये पूछा जाए कि ये शस्य चक्रण पद्धति है क्या, तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि शस्य चक्रण पद्धति क्या है, तो ये जानते रहिएगा शस्य चक्रण पद्धति होता है फसलों को बदल बदल कर बोना। ठीक है, जैसे उदाहरण बताएं, उदाहरण जैसे जौ की जगह क्या हो जाएगा? जौ की जगह हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, जौ की जगह गेहूँ, और गेहूँ की जगह क्या हो जाए? गन्ना। गेहूं की जगह हो जाए गन्ना, और गन्ने की जगह क्या हो जाए? गन्ने की जगह क्या हो जाए? अंगूर हो जाए, अंगूर। और अंगूर की जगह क्या हो जाए? खजूर हो जाए। अंगूर की जगह क्या हो जाए? खजूर। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की शस्य चक्रण पद्धति है। अगर आपसे पूछा जाए कि शस्य चक्रण पद्धति क्या है, तो शस्य चक्रण पद्धति होता है एक फसल की जगह दूसरी फसल का बोया जाना ही क्या कहलाता है? शस्य चक्रण पद्धति कहलाती है। जैसे गेहूं की जगह जौ की जगह गेहूं, और गेहूं की जगह गन्ना, और गन्ने की जगह अंगूर, और अंगूर की जगह खजूर। ये जानते रहिएगा, पूछा जाएगा कि शस्य चक्रण पद्धति किसने लागू किया था। लेकिन इसकी यह भी योजना क्या हो जाती है? इसकी यह भी योजना विफल हो जाती है। वो विफल होने का कारण क्या होता है? तो विफल होने का कारण होता है कि यहाँ पे कुछ अनुभवहीन अधिकारीगण होते हैं, और किसानों की उदासीनता, समय का अभाव, इन सभी के कारण जो है ये भी इसका क्या होता है कि ये भी सिस्टम इसका फेल हो जाता है। तो ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला, इसकी अगली योजना क्या होता है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, इसकी अगली योजना होती है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन इसने कब किया? तो 1327 में राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन 1327 में ये राजधानी परिवर्तन करता है। इसकी जितनी भी सारी योजनाएं होती हैं, सबसे विवादित योजना यही योजना होती है। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद तुगलक की सारी विवादित जो भी योजनाएं रही हैं, उसमें से सबसे विवादित योजना कौन सी थी,
तो सबसे विवादित योजना होती है राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी परिवर्तन कहाँ बनाया? तो दिल्ली से राजधानी बनाते हैं। दिल्ली से राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से राजधानी कहाँ बनाता है? दिल्ली से बनाता है दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, तो इसने दिल्ली से राजधानी कहाँ बनाई? दौलताबाद। इसकी राजधानी परिवर्तन के बारे में बरनी कहता है कि जब राजधानी परिवर्तन सुल्तान ने किया तो दिल्ली में पूरी तरह से निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण किया गया तो किसी भी एक भी व्यक्ति को वहाँ छोड़ा नहीं गया। ठीक है, एक अंधा और एक लंगड़ा मिलता है। अंधे को जो है घोड़े की पूंछ में बांध दिया गया और लंगड़े को घसीटते हुए ले जाया गया। तो ये बात थोड़ा सा ये सही प्रतीत नहीं होती, लेकिन ये कहा गया कि राजधानी परिवर्तन में जो है सारे लोगों को जाने की आज्ञा दी गई थी। और इसी समय राजधानी परिवर्तन के समय में ही कहा जाता है कि ईसामी भी वहाँ पर जाता है और ईसामी की रास्ते में उसके दादा की मौत हो जाती है। और इसीलिए से ये इस बादशाह से जो है बड़ा नाखुश रहता है, हमेशा नाखुश रहता है इसको। और यहीं पर एक संत होते हैं जिनका नाम होता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और ये दक्षिण भारत में जब जाते हैं और जब पुनः राजधानी दक्षिण भारत से जब दौलताबाद से पुनः दिल्ली राजधानी बनाई गई तो उस समय ये वापस नहीं आते और वहीं पर दक्षिण भारत में इन्होंने जो है चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। तो पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हो कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में ही रुक जाते हैं, वहाँ पे चिश्ती साम्राज्य की संप्रदाय की नींव रखी। तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बुरहानुद्दीन गरीब माने जाते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। तो ये सबसे इसकी विवादित योजना है राजधानी। तो राजधानी में काफ़ी दिन तक राजधानी यहाँ रही और इसके बारे में तरह तरह के कमेंट भी किए जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चूँकि जनता जो है सुल्तान को अमर्यादित तरीके का पत्र लिखती थी, गाली वगैरह लिख के दिया करती थी, इसीलिए जनता को दंडित करने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन किया था। और कुछ लोगों ने कहा कि ये सुल्तान दक्षिण भारत पर निगरानी रखने के लिए ही इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। हो न हो, जो भी बात हो, लेकिन इसने राजधानी परिवर्तन किया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जानते रहिएगा। और इसकी अगली जो योजना होती है वो कौन सी होती है? तो तीसरी इसकी योजना होती है सांकेतिक मुद्रा का चलन। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में होता है, जानते रहिएगा। सांकेतिक मुद्रा का चलन 1330 में इसने क्या किया कि चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने क्या किया? सोने चांदी लिख लीजिएगा। ठीक है, सोने चांदी, सोने प्लस चांदी, सोने और चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने क्या किया कि सोने चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, किसके सिक्के चलाए? तो तांबे के सिक्के चलाए। सोने चांदी के स्थान पर इसने तांबे के सिक्के चलाए। ये सांकेतिक मुद्रा का चलन इसने किया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, ईरान के गए खातू खां और चीन के कुबलई खां से जो है इसने वहाँ से जो है इसके बारे में उदाहरण ग्रहण किया था। तो उसी के हिसाब से इसने भी ऐसा सिक्का चलाया है। ईरान के गए खातू खां और चीन के कुबलई खां, ये जानते रहिएगा। अगर पूछे ऐसे ही सिक्के उन लोगों ने भी चलाए थे, तो इसने भी सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। तो अगर पूछा जाए कि किसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, तो आप बता सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, अगली इसकी योजना
अगली योजना के बारे में पूछा जाए, इसकी अगली योजना कौन सी थी, तो ये जानते रहिएगा, इसकी अगली इतना खुरासान विजय थी, खुरासान विजय। खुरासान विजय ये 1330-31 में होती है। कब होती है, तो 1330-31 की ये योजना होती है। इसने खुरासान विजय की योजना बनाई, लेकिन इसकी यह भी योजना क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। जैसे सांकेतिक मुद्रा का इसकी विफल हो जाती है। सांकेतिक मुद्रा की विफलता के कारण हमने नहीं बताया आपको, ये जान लीजिएगा। अगर सांकेतिक मुद्रा की विफलता का कारण पूछा जाए तो सुल्तान का टकसाल पर अधिकार नहीं हो पाता। इसने जब सिक्के सांकेतिक चलाए तो उस सांकेतिक सिक्का को ऐसा कुछ सिंबल नहीं दे पाता, जिसके कारण लोगों ने क्या किया कि अपने घरों में ढेर सारे नकली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिए, और इसीलिए राजधानी में जो है नकली सिक्कों का ढेर लग जाता है। इसी के कारण जो है इसकी ये जो योजना थी वो खटाई में पड़ जाती है। तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए तो उसके बारे में वो आप बता सकते हो। तो वैसे ही इसकी ये भी जो योजना होती है खुरासान विजय योजना, खुरासान विजय योजना के लिए भी इसने एक विशाल सेना तैयार की और सेना को अग्रिम पेमेंट भी कर दिया गया, लेकिन बाद में ये इसकी यह योजना भी क्या हो जाती है, इसकी यह योजना भी विफल हो जाती है। इससे भी सुल्तान को बड़ा नुकसान होता है। तो इसके बाद अगली जो इसकी योजना होती है वो कराचल विजय योजना 1337-38 में होती है। कराचल विजय योजना और ये भी योजना इसकी 1337-38 में होती है। 1337-38 में होती है। इसकी यह योजना भी क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। इस तरीके से इसने जो है जितनी भी सारी योजना बनाई, इसकी सारी योजना क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि इसकी योजना के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये सारी योजनाएं कब चलाई, कैसे चलाई। ठीक है, ये इसके समय में सर्वाधिक, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, तो ऐसा अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह हुए। विद्रोहों के बारे में ये कहा जाता है कि इसने बरनी से कहा कि मेरा जो साम्राज्य है वो बिल्कुल कैसा हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। जैसे सर दर्द होता है, सर दर्द की दवा लेता हूँ तो धमनियों में दर्द होने लगता है, धमनियों की दवा लेता हूँ तो पैर में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से इसने कहा कि जो मेरा सारा साम्राज्य है वो कैसा हो गया है, वो रोगग्रस्त हो गया है। एक रोग का इलाज करो तो दूसरा रोग, ठीक उसी प्रकार जैसे एक जगह का विद्रोह शांत करो फिर दूसरी जगह विद्रोह हो जाता है, दूसरी जगह का विद्रोह शांत करो फिर तीसरी जगह विद्रोह हो जाता है। तो इस तरीके से जो मेरा साम्राज्य है वो कैसा हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। इसलिए ये, और इसने कहा कि इन विद्रोहों का मैं तब तक दमन करता रहूँगा जब तक मुझ में जो है आखिरी समय तक तलवार चलाने का सामर्थ्य रहेगा, तब तक जो है मैं इन सारे विद्रोहों का दमन करता रहूँगा। तो ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कि किसके समय में, किस दिल्ली सुल्तान के समय में जो है सर्वाधिक जो है विद्रोह हुआ था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी से के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए। और इसके समय का जो प्रथम विद्रोह होता है वो गुलबर्गा एमपी में है। वहाँ गुलबर्गा एमपी में जो वहाँ का शासक है उसी ने सबसे पहले इसके समय का विद्रोह किया था। ये जानते रहिएगा, अगर पहला विद्रोह पूछे तो इस विद्रोह को जानते रहिए कि कहाँ का विद्रोह होता है, गुलबर्गा, यहाँ का पहला विद्रोह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जानते रहिएगा इसके बारे में कभी, और इसके बारे में कमेंट मिलता है
इसकी मृत्यु पर बरनी इसके बारे में कमेंट करता है। बरनी कहता है कि त्रस्त राजा को त्रस्त प्रजा से और त्रस्त प्रजा को त्रस्त राजा से मुक्ति मिल गई। अगर ऐसा कमेंट पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि त्रस्त राजा को त्रस्त प्रजा से और त्रस्त प्रजा को त्रस्त राजा से मुक्ति मिल गई। और सेम एक और ऐसा ही कमेंट है, वो बदायूनी का है, वो कहता है जनता को राजा से, राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। तो ये इन दोनों कमेंट के बारे में ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके समय में ये कहा जाता है 2 नवीन सिक्के चलाए गए थे, और एक है दिनार जो स्वर्ण सिक्का हुआ करता था, उसको क्या कहते थे, दिनार, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान शासक होता है। जब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक होता है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था, तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक होता है। इससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा विद्वान शासक नहीं था। ये नक्षत्र शास्त्रों का भी ज्ञाता था, अरबी, फारसी, चिकित्सा शास्त्र, बहुत सारी चीज़ों का ये जानकार था। इसके बारे में जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाएगा तो आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर चीज़ें बताऊंगा। फिर धन्यवाद।